आज हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये हमारा बेसिकली मैथ्स का ये सेकंड जो सेगमेंट है। हमने टू पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया अपने सेशन को। एक में आप जनरल नॉलेज करते रहेंगे और साथ में स्केल मैंने सेंड किया था कि वीक के मंडे को, वेडनेस को और फ्राइडे को हम ऐसे जो है ना वो किया करेंगे, ठीक है। पहले हम इंग्लिश एसेस को देखते हैं, साथ में फिर हम उर्दू को भी देखेंगे। अच्छा, एक और चीज है इसमें हमने जो चीज देखनी है कि ऐसे इंग्लिश है या उर्दू है, उसमें रिटर्न फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए। उर्दू का भी उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, इंग्लिश का भी। बात करते हैं मटेरियल की, तो मटेरियल ऑलमोस्ट सेम होता है, वही चीज है। आर्गुमेंटेशन होगी आपकी या जो भी आपके जो लॉजिकल जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, इसके अलावा जो भी सेंटेंसेस हैं, एक्सपोजिटरी एसेज हैं, जो भी है व्हाटसोएवर, मटेरियल्स दोनों का सेम होता है, ठीक है। बट उसमें टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इंग्लिश और उर्दू के ऐसे को। देखिए, अगर आप, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अगर आप करते हैं जी इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, क्या किरदार है उसमें, कितना जो है ना इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान के अंदर असरअंदाज है। तो अगर हम इसको देखें इंग्लिश के अंदर, तो आपको उसको लिखेंगे तो वही चीज आप उर्दू के अंदर। अगर हम डेमोक्रेसी को चेक करें, ग्लोबलाइजेशन को चेक करें, ग्लोबल वार्मिंग को चेक कर लें, व्हाट्सएवर जो भी ऐसे, अगर आप उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इट्स मीन आपको उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो है सेम चीज, जस्ट उसके रिटर्न जो है लिखने के अंदाज के अंदर थोड़ी सी चेंजेस है जो कि आपको समझनी होंगी। बाकी आपके पास मटेरियल ऑलमोस्ट सेम होगा, टॉपिक वही होता है, उसको आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। अच्छा, हम यहाँ से आते हैं कि व्हाट इज ऐसे है क्या बेसिकली। ऐसे बेसिकली क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ द केस एग्जामिनर्स। एक स्टेटमेंट दी जाती है आपको, उसके ऊपर क्या करें, ऐसे लिखें। बेसिकली क्या है, उस केस को जो आप प्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका ऐसे कहलाता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एसेस क्या है, मुझसे क्लास में भी किसी ने पूछा, ग्रुप में भी पूछा, पर्सनली भी पूछा मुझसे। तो मैं आपको एक सिंपल इसका आंसर करूं ऐसे। मैं देखिए पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, बट जो रेज होते हैं आपकी तरफ से वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे समझ नहीं आ रही किस तरह लिखें, उसकी आउटलाइन किस तरह बनाए, उसको स्टार्ट कैसे करें। और ये जो है ना वैलिड क्वेश्चंस हैं जो कि आप पूछने चाहिए आपको। तो उसका यही आंसर है, आप किसी से ना पूछें कि आपका ओपिनियन क्या है, किसी से ना पूछें जी आपने कैसे लिखना है, किसी से ना कहें जी आप किस तरह लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी वॉइस थोड़ी वो हो रही है मुझे। जी खुरम साहब। जी। वही सर। सर अचानक से वो ना हैंड फिंगर लग गई। तो क्वेश्चन रेज किए जाते हैं जी, सर ये किस तरह होगा। देखिए उसका सिंपल सा आंसर आप मिलेगा, राइट यूर ओन ओपिनियन इज कॉल्ड ऐसे। आपका जो अपना ओपिनियन है, देखिए एक आर्गुमेंटेशन है, वो कहता है जी जेंडर इक्वालिटी इज मिथ। तो ये क्या है इसमें, ये ना देखें कि दूसरे की राय क्या है। हाँ, आपने आर्गुमेंट देनी है, इसमें आप यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, और ये आंसर नहीं है। आपने इसको लॉजिकली भी प्रूव करना है कि जेंडर इक्वालिटी इज मिथ। इसको लॉजिकली आपने इंप्रूव करना है, अपने आर्गुमेंटेशंस देनी, मैं आगे बताऊंगा किस तरह देनी है, मतलब कि किस तरह जो है ना आपने सारा जो है ना एसेस को सेट करना है। तो आपने अपने आर्गुमेंट देना है, दूसरे शख्स ने अपना देना है। मैं क्या लिख रहा हूं, मेरी ओपिनियन है, बट आपकी जो ओपिनियन है वो चेक की जाएगी पेपर में, कभी दूसरे की ओपिनियन नहीं की जाएगी। आप अपने पेपर में अगर दूसरे की ओपिनियन देंगे, लिख के आएंगे, तो उसको जो है ना वो क्या कर देगा, बिल्कुल ही पढ़ेगा नहीं उसको। आपने अपनी ओपिनियन देनी है, अपनी आर्गुमेंट्स देने हैं, लॉजिकली प्रूव करना है इस चीज को। तो वो क्या है आपका, बेसिकली ऐसे है। आपके सारे सवालों का यहाँ पे जवाब यही होगा कि आपकी अपनी राय किसी भी टॉपिक के बारे में, जो आपका अपना नॉलेज है, आपकी जो अपनी रिसर्च है, वही आपका ऐसे है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा कुछ एसेस की टाइप है, ये देख लें। एक सिंपली हम जस्ट इसको जो है ना एक आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। एक्सपोजिटरी
एक्सपोजिटरी या आते हैं, आर्गुमेंटेटिव आते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो चार टाइप्स है, और इन चार भी ऐसे जो है एक्सपोजिटरी को ज्यादा फोकस करें, आर्गुमेंटेटिव को कर आप पढ़ सकते हैं। जो इसके अंदर आपने क्या करना है कि डिस्कवर को से कि इससे पहले भी कोई जानता है कि फर्ज करें ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशन। अब वो क्या, ग्लोबलाइजेशन हर कोई जानता है ग्लोबलाइजेशन के क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसके प्रॉब्लम क्या है, और उसके जो है सोल्यूशन से ज्यादा उसके प्रॉब्लम है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना, आपकी अपनी राय होनी चाहिए, ठीक है। अपने अपनी जो है ना उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है उस एसेस को, इसको, इसके अंदर वॉइस आ रही है? ड्रॉप कर सकते हैं अल्लाह मालिक है। अच्छा, मैंने कहा इसमें and explicit something in the way that becomes clear for the readers। यानी कि आपने इसको इस तरह एक्सपोजिटरी के अंदर लिखना है कि बाकियों के लिए भी क्लियर हो जाए। अभी भी ड्रॉप हो रही है? अब सही है, बताइएगा। जी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आप इस तरह लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन आ गया, या फिर आ गया जी इसमें आप दे रहे टेररिज्म इज द प्रॉब्लम इज, जी अब आ रही है, मुझे बताइएगा। जी बताइए। अनम्यूट करके बता दो मुझे अगर कोई इशू है। चलो मैं ट्राई कर। शोर करवाइएगा, अब सही है आवाज? अनम्यूट करके बता दीजिएगा। अब ठीक सब है सर। चले, ठीक हो गया। अच्छा, अब ओके, क्लियर है? जी सर। चले, अच्छा मैं बता रहा था, तो ऐसे जो है एक्सपोजिटरी हो गया। तो एक्सपोजिटरी में क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, चीजों को इलस्ट्रेट करना है, टॉपिक को उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है, ताकि ये क्लियर रीडर्स के लिए क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसमें कंपैरिजन भी आ जाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी आ जाता है, कंट्रास्ट भी आ जाता है। जिस तरह एक जो है टॉपिक है टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट, ये एक्सपोजिटरी है। ये आपको भी पता है टेररिज्म जो है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई, इसके जो है, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस क्या है।
ये वो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है करने, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग जो क्या होनी चाहिए, वैलिड जो है जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, रिलेटेड कोई मटेरियल होना चाहिए, कोई ऑथेंटिक बुक से लिया गया हो या ऑथेंटिक न्यूज। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की करनी है, ठीक है, किसी भी किसी भी सिचुएशन डिस्क्राइब करना है। इसमें जो है अपने उसके लिहाज से टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, इनसाइट, साइड, ये चीजें इनके आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करें, वो चीजें क्या हो रही है, लेकिन आपका ऐसे जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसकी कौन से ऐसे आ जाते हैं, न्यू लाइन, ये देख रहे हैं। अंदर वो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक जोन के अंदर कौन अपनी इकोनॉमी कर सके, स्टेट एंटी टेररिज्म पॉलिसीज डैमेज ह्यूमन राइट्स। अब वो ह्यूमन राइट्स को भी डैमेज कर रही है, जिस तरह देखिए को सिंपल सी मिसाल दे दूं, कल नहीं परसों यहाँ पे मुल्तान में मरीम नवाज आई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, देखो डेफिनेटली जितनी बड़ी पर्सनैलिटी होगी क्लियर करवा दी, शॉप्स बंद करवा दी, क्या होगा हमारे इसमें क्या करनी है कि लॉजिकल इसमें इसको जस्टिफिकेशन देनी है। उसके अलावा सक्सेस ऑफ एनी मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द टेररिज्म इज इम्पॉसिबल विदाउट द डी रेडिकलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो टेररिज्म है उसको सोसाइटी के बगैर खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे मिलिट्री जितना भी उसके अंदर जो है उसको उसके खिलाफ जो भी कैंपेन चला रहे हैं, जब तक सोसाइटी उसके सपोर्ट नहीं करेगी वो खत्म नहीं हो सकता। इसके बाद आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करें तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है ये बेसिकली रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द टॉपिक। आर्गुमेंटेशन में क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कलेक्ट, जनरेट, एवोल्यूएट एविडेंस। आपने एविडेंस लेने होते हैं, जिस तरह मैंने बताया जेंडर इक्वालिटी इज द मिथ, तो आपने क्या करना है इसके ऊपर वो करना है। अब अच्छा कार्बोमेंटेट ऐसे है, इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, आप एनालिसिस करना पड़ता है, बट पोजिट्री ऐसे है में रिलेटेड टू जो है इसमें आपको चाहिए तो ये शॉप भी होता है उससे। और मैं आपको बताऊं कि वो रहेगा जहां तक अभी आपने किए है वहां तक अंडरस्टैंड हो गया आपको। जी बताइएगा, वॉइस आ रही है, चले ठीक हो गया। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे थे आर्गुमेंटेटिव की, तो मैं बता रहा था कि जो वो आर्गुमेंटेटिव की मैं करता हूँ एक्सपोजिटरी वो ज्यादा बेहतर होता है,
उसमें जो आपको इंफॉर्मेशन होती है ना, वो एक तो थोड़ी सी ये समझ लें कि आपको जस्ट माइनर सी एफर्ट्स के जरिए जो ना आपको उसके मटेरियल्स या उसका डाटा आपको वैलिड डाटा जो है ना आपसे कलेक्ट हो जाता है, उसकी रिसर्च जो है ना वो इजीली हो जाती है, और वो आपको पता भी होते हैं उसके हवाले से जो ना आपको इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, तो वो इजीली लिखे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें आर्गुमेंटेटिव में जिस तरह इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शुड आयरन डू, अब इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, तो ये आपने आर्गुमेंटेशन देनी है। वो उसने एक क्वेश्चन किया जस्ट, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शुड आयरन डू, तो ये आर्गुमेंटेटिव है। इसमें आर्गुमेंट्स लेके चलने हैं दो। एक आपका अपोनेंट है, वो इसको निगेट करता है, आप उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव जस्टिफाई करते हैं, या वो जस्टिफाई करते हैं तो आप उसको निगेट कर। इसके अंदर एक चीज होती है आर्गुमेंटेटिव के अंदर, देखें इसमें ये नहीं होता कि अगर आप जो है नेगेटिव जस्टिफिकेशन देंगे और करेंगे उसकी नेगेटिविटी को, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा प्रूव कर लेते हैं, किसी भी टॉपिक है आर्गुमेंटेटिव है, उसको निगेट कर देते हैं और लॉजिकल मैनर में करते हैं, उसकी आर्गुमेंटेशन देते हैं, प्रूव कर देते हैं उसको, तो आप ऐसे आपका जो है ना ये जबरदस्त किस्म के और इसको क्लियर किया जा सकता है। अगर आप पॉजिटिव वे में करते हैं, दूसरे शख्स को आप जो है ना उसको उसको आंसर करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं पॉजिटिव मैनर के अंदर, तो ये भी आपके लिए गुड साइन है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं। नेगेटिव करते हैं तो लॉजिकली करेंगे, पॉजिटिवली करते हैं तो फिर भी लॉजिकली करेंगे। उसके बाद नैरेटिव है, नरेशंस है, जस्ट सिंपल एक स्टेटमेंट होती है, इसको लिटरेरी भी कहा जाता है। जिस तरह एक टेलिंग स्टोरी, एक स्टोरी सुनाना, कहानी, जिस तरह ये है कि आपको एग्जांपल दूं, इधर दी गई है बल्कि, ए टिप दैट इंक्लूडेड समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग। एक स्टोरी है जी, आपने चलानी है। अब इसको आपने कैरेक्टर्स भी देने हैं, आपने इसको जो है इंट्रोडक्शंस भी देने हैं, इसको कहानी को लेके भी चलना है और इसको क्लोज भी करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा ए टाइम दैट यू लर्न समथिंग न्यू दैट चेंज यू इन सम वे, यानी कि ऐसी कोई चीज जो आपने सीखी और उसने आपकी जिंदगी बदल दी, तो इस पे ऐसे लिखें आप। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऐसे लेके चलना है, बट आई विल रिकमेंड एक्सपोजिटरी एंड आर्गुमेंटेटिव ऐसे। मुझे बताइए यहां तक आपको अंडरस्टैंड होगी ये चीजें? अच्छा, इसके बाद थीसिस स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? अक्सर आपका क्वेश्चन होता है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है सर। बेसिकली आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये आपके ऐसे का थीम होता है। ठीक है, हर चीज का एक थीम होता है, यानी कि आपने एक स्टोरी लिखनी, एक पैरा पढ़ा, उसको आपने क्या कर दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया एक स्टेटमेंट के अंदर, तो ये क्या है आपका थीसिस स्टेटमेंट है। और ये आप कहां से लेते हैं? ये आप उसके टॉपिक से लेते हैं। ठीक है, उसके जो आपको टाइटल दिया गया होता है, एसेस दिया गया होता है, वहां से आप जो है ना इसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको क्या करते हैं। एक और इसके अलावा ये जो होनी चाहिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, और इसको समराइज कर सकते हैं आप सिंगल स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप इसको सिंगल स्टेटमेंट के अंदर समराइज कर देते हैं थीसिस स्टेटमेंट को, यानी कि आप अपने पूरे ऐसे को जस्ट एक लाइन के अंदर आप उसको अगर जस्टिफाई कर देते हैं, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग जो होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट थीसिस स्टेटमेंट होगी। अगर आप इसको ले जाते हैं जी 2 से 3 लाइनों में, तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें इशू कोई नहीं है कि जी 2 में नहीं होना चाहिए, 3 में नहीं होना चाहिए, 1 में होना चाहिए। 1 में करते हैं तो आपकी जो है ना ये स्ट्रॉन्ग जो है ना ये क्या होगी, आपकी एबिलिटी को शो करेगा। अगर आप 2 में ले जाते हैं या 3 लाइनों में भी ले जाते हैं तो इशू कोई नहीं है, बट क्या होनी चाहिए, आपके एसेस का जो थीम है उसको जस्टिफाई करनी चाहिए, इसको थीसिस स्टेटमेंट को। इसको क्रक्स ऑफ ऐसे भी कहते हैं, निचोड़ है ऐसे का ये। एक सिंपल सी एग्जांपल है नीचे, कहता है आर मॉडर्न वार्स नॉट हॉली वार्स। वो कहता है आजकल की जो जदीद जंगें हैं, जो मॉडर्न वार्स हो रही है, क्या नॉट हॉली वार्स है? ठीक है, क्या ये हक के लिए लड़ी जा रही है, किस पर्पस के लिए लड़ी जा रही है, क्या इसके अंदर जो भी मुल्क इसमें इन्वॉल्व होता है क्या उसके अपने बेनिफिट्स हैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अपनी माइंड में रखनी है। तो उस हिसाब से आपने बताना है कि जो आजकल की जो वार्स हैं, क्या वो हॉली वार्स हैं या जो है
ब्लड शेड्स हैं, यानी कि नुकसान का बायस बनती हैं। इसमें देखिए सिंपल स्टेटमेंट में रीड आउट कर रहा हूँ। द मिलिट्री confrontations are not holy wars, rather they are based on economic outcomes in order to cope with their grave repercussions. Pertinent measures at the domestic and the global levels are direly needed. अब देखिए वो कहता है कि जी ये जो है ना वार्स आजकल की, वो कोई हॉली वार्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इकोनॉमिक आउटकम्स के लिए की जा रही है। अब देखिए अगर आप इसको देख आप इसको देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जिस तरह इराक के अंदर हुआ, जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका की इन्वेजन हुई, उससे पहले रशिया की, यूएसएसआर की हुई, ये सारी क्या हैं? क्या ये हॉली वार्स थी? ये सारी क्या थी? अपने जो बेनिफिट्स थे, अपने जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स थे उसके लिए हासिल की गई थी, और नेशनल बेनिफिट्स के लिए इन ये की गई थी, इकोनॉमिक आउटकम्स के लिए की गई थी। अब चाइना जो कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक्ट बना रहा है, क्यों? बेसिकली इकोनॉमिक वो उसके लिए बना रहा है। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो इस तरह जो है ना, आप इस टाइम देखें इसराइल है, इसराइल ने फलस्तीन पे हमला किया हुआ है। वो क्यों किया हुआ है? उसका अपना जो है ना क्या है, इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट है उसका। क्या ये हॉली वार है? नहीं, बल्कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस तरह जो है ना ये एक स्टेटमेंट है जो कि पूरे बताइएगा, तीसरा स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हुई है? हाँ जी बताइएगा, चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं? अच्छा सर, ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, ये अलग इसे मेंशन करना पड़ता है? ये जो है आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, ये उससे हट के होती है, ठीक है। ये यूं समझ लें कि एक जिस तरह एक आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं ना किसी भी थीसिस का, ये उसमें इंट्रोडक्शन भी आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है किस्म का, ठीक है। तो लेकिन ये जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये एक आपके ऐसे को जो है ना ये खूबसूरत करने के लिए होता है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए होता है कि जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग, एक जबरदस्त किस्म की थीसिस स्टेटमेंट ऊपर अगर लिखी जाए, तो उससे क्या होता है कि जब भी आपका, और ये आउटलाइन से जो है ना, ये मैं आपको एसेस के अंदर एग्जांपल के जरिए ये बताऊंगा, ये डिफरेंट जगहों के ऊपर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब हम एसेस करेंगे ना, उसमें आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ यूज करना चाहिए मोस्टली, जहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो यस सर। ये जो जस्टिफाई करता है बड़ा जबरदस्त तरीके से। अगर आपकी एक सिंगल स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट अगर आपकी ये पढ़ लेता है चेकर जो होता है एग्जामिनर, अगर वो इम्प्रेस हो जाता है, तो यूं समझ लें कि आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है और आपके ऐसे क्लियर होने के चांस है। ये तीसरा स्टेटमेंट ही आपके मोस्टली जस्टिफाई कर देती है। अगर आप इसको लिख देते हैं तो ये जी। आपको बहुत अच्छा जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। और सम टाइम वो पूछ भी लेता है थीसिस इम्पैक्ट जो है ना, सॉरी थीसिस स्टेटमेंट आप लिखें, नहीं भी पूछता, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपके वैलिड करती है जी सर। उसको, ऐसे को। अच्छा, आप आते हैं हम ऐसे की तरफ। लेंथ ऑफ ऐसे क्या होनी चाहिए? ये थोड़ा थीसिस स्टेटमेंट के वाले से जनरल उसकी ऐसे आते हैं, ऐसे होनी चाहिए, आउट होनी चाहिए, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। अब ऐसे लेंथ जो है डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप किसके ऊपर। अब देखिए पीएमएस होगा, डिफरेंट है, ठीक है। अब जनरल की अगर हम बात करते हैं, मिनिस्ट्रियल से हट के, तो जनरल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका सीएसएस का 3 घंटे का होता है, पीएमएस जनरल का होता है 2 घंटे का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस 3 घंटे में कितना लिख सकते हैं, उस लिहाज से एक्सपेंड करें। 2 घंटे में कितना लिख सकते हैं, उस लिहाज से एक्सपेंड करें। मिनिस्ट्रियल का जो है वो अंडर 1 आवर आ जाता है, उस लिहाज से आपने इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब उसके अलावा कम से कम अगर ऐसे लिखा जाए तो 2 से 3 पैराग्राफ का होता है। 2 से 3 पैराग्राफ का भी ऐसे होता है जिसको शॉर्ट ऐसे कहते हैं। इसके अलावा 18 से 20 पैराग्राफ का भी होता है,
ठीक है। और 18 से 20 पैराग्राफ का भी होता है, ये जो आपका CSS और इसके ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा इसमें 150 से 200 सेंटेंसेस होने चाहिए, और ये 2000 से वर्ड बनते हैं उस लिहाज से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पैराग्राफ की, PMS की बात करते हैं, तो 10 से 12 पेजेस का होना चाहिए आपका PMS का, जो कि जर्नल का होता है। अगर हम बात करते हैं, कि मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर हम बात करते हैं PMS मिनिस्ट्रियल की, तो मिनिस्ट्रियल के हवाले से 5 से 8 पेजेस का होना चाहिए। ठीक है, इसके दरमियान में 5 से 8 पेजेस। तो देखें कि इसमें आपने क्लोज भी करना है, इसको स्टार्ट भी करना है, इसका बॉडी भी लिखनी है, इसको क्लोज भी करना है, इसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है, इसमें आर्गुमेंटेशन भी उस लिहाज से देनी है। अब ये नहीं करना आपने, आपका ऐसे है 5 से 8 पेजेस का, आप उसको लिखना शुरू कर दे, इतना लेंथ कर दे कि आपकी कंक्लूजन ही ना हो। ऐसा नहीं करना, टाइम मैनेज आपने खुद करना है, आपने अपनी आउटलाइन भी खुद तैयार करनी है। और उसके अंदर आपने ये सारी चीजें आपको किससे होंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की, एसएस की, ये सब तब होगा। ठीक है, जब आप एसएस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद सीएसएस के लिए जो है जी, बाकियों को भी शो आ रहा है? नहीं यार, वॉइस आ रही है, आप अपने नेटवर्क ठीक करें। अच्छा, उसके बाद 18 से 20 पैराग्राफ होते हैं। PMS के लिए 5 से 8 होने चाहिए, इसके दौरान आप जितना लिख लें। और वैसे भी जब आप ऐसे लिखते हैं तो 25 मार्क्स से ऐसे आपको टाइम मैनेज खुद करना होता है। उसके अंदर आपका जो है ना 42 जो है 1 आवर्स का ये ऐसे होगा, आपको ये करना होगा। उसमें आराम से आप 5 से 8 पेज लिख सकते हैं, उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, आउटलाइन भी बना सकते हैं। इसके लिए ऐसे राइटिंग क्या जी, इतना होता है 40 to 1 आवर। ये जो है डिपेंड करता है कमीशन कितना आपको टाइम जो है ना वो करता है। अच्छा, एक और बात भी बताता चलूं, वो आगे आएगा, बल्कि यहाँ पे आ रहा है। अब हम आते हैं राइटिंग। लिखी होती है कि जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसमें भी होता है, सिंगल भी हो सकता है। रास्ता आप अपना नेटवर्क ठीक करें, सिंगल भी ऐसे हो सकता है, और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल एसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपसे मल्टीपल भी पूछे, फिर क्या करेंगे आप? ये एक जनरल बात बता रहा हूँ, मैंने भी आज ये एक लेक्चर सुना तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आई। आप इंडिया के अंदर एक ऐसे नहीं लिखा जाता, एक से ज्यादा ऐसे लिखा जाता है एक पेपर के अंदर। आपने उन्होंने टाइम खुद मैनेज करना होता है, 3 घंटे के अंदर 2 ऐसे लिखना, ये उस लिहाज से देखें। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है ना बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो रही हैं, तो हो भी जाए यहाँ पे भी। अभी फिलहाल देखिएगा ऐसे राइटिंग जो है होते हैं एकेडमिक राइटिंग, दूसरे होते हैं टेक्निकल राइटिंग। अब तक हम जितने भी पढ़ते आए हैं अपने जो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर या फिर इंटरमीडिएट के अंदर, एक सिंपल सा ऐसे था, वो एकेडमिक ऐसे था, कहा जाता था जी ऐसे लिखे तो हम लिख देते थे। ठीक है, उसमें कोई हर्डल्स नहीं थी, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। हमने क्या करना था, जस्ट अपने ऐसे लिखना था, अपनी बात जो है ना उन तक पहुंचानी थी। ये था एकेडमिक ऐसे, इसमें मार्क्स भी मिल जाते थे। बट टेक्निकल राइटिंग, ये जो एग्जाम्स है, टेक्निकल राइटिंग होती है। जिस तरह एक लेटर राइटिंग लिखते हैं, लेटर राइटिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पार्ट होते हैं, ऊपर क्या लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, नेम, इधर से क्या लिखना होता है, आपने सिटी लिखना होता है, उसके ऊपर डेट लिखनी होती है, एग्जामिनेशन हॉल लिखना होता है, फिर नीचे जो है उसके सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर नीचे शुरू करना होता है, उसके एंड में वगैरह ये चीजें। तो दरमियान में बॉडी होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि लेटर राइटिंग की जाती है, चीजें की जाती हैं, तो राइटिंग भी बाकी चीजें चेक की जाती है। तो उसमें देख लें कि वो कौन सी चीजें जो एसेस के अंदर चेक की जाती है। 5 कंपोनेंट है जो चेक किए जाते हैं। एक तो स्ट्रक्चर देखा जाता है ऐसे का कि किस तरह का लिखा हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। उसके अलावा ग्रामर देखी जाती है, ग्रामर कैसी है इसके अंदर यूज की गई है, कंटेंट किस तरह का यूज किया गया है, एक्सप्रेशंस क्या है,
एसेस के अंदर थॉट्स क्या हैं उसके और आर्गुमेंट्स क्या क्या है, ये चीजें चेक की जाती है किसके साथ, आपके मटेरियल के साथ साथ जो आप लिख रहे होते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, आते हैं पहले मेन स्ट्रक्चर के अंदर जो है, स्ट्रक्चर बेसिकली ओवरऑल अरेंजमेंट हो। जी खालिद साहब आपको वॉइस आ रही है, बाकी को भी वॉइस का इशू आ रहा है, बताइएगा। नहीं सर, क्लियर आ रही। चलिए फिर आप अपना नेटवर्क बेहतर करें खालिद साहब और राशिद साहब जी। उसके बाद है ओवरऑल अरेंजमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये ओवरऑल अरेंजमेंट होती है सेंटेंसेस की और पैराग्राफ की। जो आप ऐसे के अंदर सेंटेंसेस और पैराग्राफ लिख रहे हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है ओवरऑल, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। अब इसके 5 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आउटलाइन। अपने मेन टॉपिक की तरफ, आउटलाइन किस तरह होती है। आउटलाइन क्या होनी चाहिए कि इज एन ओवरव्यू ऑफ ऑल डिस्कशन इन द एसे, यानी कि ऐसे के अंदर आप जितनी भी डिस्कशन करनी है आपने, एक ओवरव्यू होता है आपकी आउटलाइन। अगर आप और आपकी आउटलाइन वैलिड है, आपकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती है। अच्छा एक और चीज भी है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप ऐसे जो है ना क्या करेंगे, उसकी आउटलाइन भी ठीक नहीं बनाएंगे। तो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, उसकी उस लिहाज से जो ना आपने आउटलाइन बनानी है, और यही आउटलाइन आपकी एसेस को जस्टिफाई करती है अंदर आपने लिखना क्या है। एक जब एग्जामिनर आपकी आउटलाइन देख लेता है तो उसको वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि इसकी कैलिबर क्या है, इसकी मेंटालिटी क्या है और इसकी अप्रोच क्या है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो इससे जज कर लेते हैं। उसके बाद ये इस तरह होनी चाहिए आपकी जो आउटलाइन है, जिस तरह एक बुक के शुरू के पेज नंबर 10 के ऊपर आपको ऐसे मिलेगा, पेज नंबर 20 के ऊपर आपको ग्रामर मिलेगी। तो ये चीजें सेम वैसे जो आप लिखेंगे आउटलाइन, वही आपकी किसके अंदर होनी चाहिए, वही चीज आपकी पेपर में, और उससे हट के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आउटलाइन आपने सोच समझ के बनानी है। अच्छा एक और चीज भी, आउटलाइन आप हमेशा पेपर के एंड के ऊपर एक रफ बना लें, उस लिहाज से जो है ना आप शुरू करें। और आउटलाइन को एंड में जो है ना आप क्या करें, लिखना शुरू में है, बट आप ऐसे लिखने के बाद इस तरह टाइम मैनेज करना है, ये ना हो कि आपकी आउटलाइन रह जाए। आपने आउटलाइन अपनी कंप्लीट करनी है, रफ बना लेनी है आपने, अपना ऐसे भी लिखना है। जब कंक्लूजन को आप करने के बाद जो है ऐसे कंक्लूजन के बाद आप अपनी आउटलाइन को सेट कर लें। आप अपने पहले पॉइंट जो है ना आउटलाइन के बना लें रफ पे। उसके बाद आउटलाइन आपकी क्या देती है, कंप्रिहेंसिव इमेज देता है। ये सेक्शन और इमेजेस के अंदर डिवाइड करता है, यानी कि एक आपकी जो है ना एक इमेज देता है, एक लुक देता है किसको, एग्जामिनर को। और इसके अंदर क्या होने चाहिए, आर्गुमेंट्स और सब आर्गुमेंट्स भी होने चाहिए। यानी कि आप जो है आर्गुमेंट ऐसे जो है के अंदर आप अपने आर्गुमेंट जो सब आर्गुमेंट्स हैं उसको भी आप ऐड करें। जिस तरह किसी चीज के जो है ना ग्लोबल वार्मिंग है उसके आप जो है मेरिट डिमांड्स देख लें उसके हवाले से ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, और इस तरह जो है ना आपने क्या करना है, उसके आर्गुमेंटेशंस भी देने हैं, सब आर्गुमेंट्स भी करने हैं उसके। उसके बाद है खासकर एक टॉपिक है टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये टॉपिक को आपने समझना है। सर ये टॉपिक है टेररिज्म, पाकिस्तान के अंदर उसका क्या लिंक है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर आप थोड़ा के इसको गौर करें 2-4 मिनट, तो आपके माइंड में जो है ना ये सारे पॉइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, सिंपली मैं आपको बताता जाऊंगा इसी से ही। इसकी एक आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन जो है इसकी जो है क्या होगी, 3 मेजर हेडिंग होती है आउटलाइन के अंदर। एक यूनिवर्सल हेडिंग होती है, एसेंशियल हेडिंग होती है जिसको प्राइमरी हेडिंग कहते हैं, तीसरी होती है नॉन एसेंशियल या सेकेंडरी हेडिंग। थक तो नहीं गए आप, नींद तो नहीं आ रही आपको? ये थोड़ा सा है बस, उसके बाद हम करेंगे। जी बताइएगा, बोर तो नहीं हो रहे? नो सर।
नहीं सर जी चले। बस ठीक, चले। अच्छा, इसकी ये हेडिंग पहले है, इसकी यूनिवर्सल हेडिंग। अब यूनिवर्सल हेडिंग क्या होती है, चाहे वो कोई भी ऐसे है तो उसकी दो यूनिवर्सल हेडिंग होती है। एक इंट्रोडक्शन मस्ट होता है, कंक्लूजन मस्ट होता है। आउटलाइन में इंट्रोडक्शन भी होता है, कंक्लूजन भी होता है। ठीक है, क्योंकि देखें इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। कंक्लूजन आपने यहाँ नहीं लिखना, कंक्लूजन तो एंड में आएगा। बट मैं बता रहा हूँ, टाइप्स बता रहा हूँ हेडिंग की आपको। सबसे पहले यूनिवर्सल में क्या है, जो कि हमेशा है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा एंड में आता है। उसके बाद है एसेंशियल, जिसको प्राइमरी हेडिंग, जो अक्सर एग्जामिनर पूछता है, जिस तरह आपके टॉपिक में भी पूछी हुई है। यहाँ पे देखें तो इट्स टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो ये क्या एसेंशियल हेडिंग है, ये देखें। अब एसेंशियल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी एक हेडिंग बना लें, कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। कौन कौन से हैं? पहली हेडिंग बना ली, पुअर लॉ एंड ऑर्डर हो गया। उसके नीचे सब हेडिंग्स बना लिए आप। क्या है, आप देख लें पुअर लॉ एंड ऑर्डर के, जिस तरह आप सिचुएशन है कोरम के अंदर, करंट सिचुएशन ऑफ कोरम, इंसर्जेंसी एंड ब्लो, इस्लामाबाद मैसेकर हो गए, केपी के ये हो रहे हैं, यानी कि उससे वाले से देख लें। तो ये क्या है, ये पुअर लॉ एंड ऑर्डर है। ये इसके अंदर आप सब हेडिंग्स बना लें इस तरह, फिर आपने इसी को ही जस्टिफाई करना है। उसके बाद इसकी और वजह क्या हो सकती है, कास्ट, मास लिटरेसी हो गई, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो गई। ये सारा क्या है, किसकी, ये टेररिज्म की काजेज हैं सारे। ये देखिए, ये आपने खुद सेट करने अपने माइंड अप्रोच के लिहाज से, अपने लेवल के लिहाज से। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इसको कर सकते हैं। ये एसेंशियल्स है। इसके अंदर बी आ गया जी। ये देखें, पहला पार्ट था काजेज, दूसरा है कॉन्सिक्वेंसेज, कि आप के नतायज क्या होंगे पाकिस्तान के अंदर, क्या होते हैं। जिसमें हमारा सबसे डैमेज क्या है जी, मेन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इश्यूज है हमारे, कि टेररिज्म होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बन सकती हैं। इफेक्ट पड़ता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी पड़ता है, और इस वजह से जो है सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे। तो ये क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती, बहुत सारे हैं। ये के कॉन्सिक्वेंसेज है। अब बहुत एग्जांपल्स जो कि आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं हेडिंग्स के तौर पर। इसके अलावा तीसरा है नॉन एसेंशियल या सेकेंडरी हेडिंग्स। इसमें क्या होती है कि ये बेसिकली ये जरूर होती है, लेकिन अगर आप इनको इस्तेमाल कर देते हैं पेपर के अंदर, इसको लिख दे, यूज करते हैं नॉन एसेंशियल का, ये आपकी जो है क्या करती हैं, ये बेसिकली ऐसे की को बता देती है। तो इशू मतलब कि इसके सॉल्यूशंस हो गए। अगर आप फर्ज करें कि सॉल्यूशन नहीं लिखते तो पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पूछा भी नहीं है। आप लिख देंगे तो क्या करेगा, वर्थ और वैल्यू बढ़ा देगा ऐसे की। और वो आपको एक ये को करेगा, दूसरी चीज क्या करेगी, आपके वर्ड्स और सेंटेंसेस बढ़ जाएंगे, जो कि आपको ऐसे कंप्लीट करने में हेल्प आउट करेंगे। जिस तरह सोल्यूशन में एजुकेशन है, और भी है बहुत सारे। हाँ जी, यहाँ तक बताइएगा ओके है। ओके है, ये बताइएगा। जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या करना है, ये वही हम ले लेते हैं ऐसे, एक ये ले लेते हैं या फिर साथ हम इसके लेते हैं जी। जेंडर इक्वालिटी इज द मिथ, ये आर्गुमेंटेटिव है, वो एक्सपोजिटरी है। इससे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या करना है। इंट्रोडक्शन समरी, ये पूरा जो ऐसे होता है उसकी समरी 60 to 80% जो है ना, आपने क्या करनी होती है, इसकी समरी लिखनी होती है उस पूरे ऐसे से। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर उसमें किस तरह लगता है, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर 4 चीजें आपने, इसका आपका मेन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए जो आपने लिखनी है। कौन कौन सी है, इंट्रोड्यूस सबसे पहले आपने
ऐसे यहीं के शुरू कर देते हैं जी। जो टेररिज्म है उसकी डेफिनेशन आप लिख दें जी। टेररिज्म जो इफेक्ट करती है हमारे जो है पूरे सिस्टम को, क्या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज है, नहीं। आपने क्या करना है, तमहीद एक बांधनी है। जिस तरह आप एक स्टोरी, एक कहानी सुनाते हैं किसी को, एक बच्चे को सुनाते हैं या आप किसी को सुनाते हैं, तो आप क्या करते हैं उसके साथ मिर्च मसाला जिसको कहते हैं, लेकिन एक अथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है ना, आपने क्या करनी है, उसकी तमहीद बांधनी है। उसमें आप बैकग्राउंड से भी शामिल कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड बताएं। इसके अलावा कोटेशन वर्सेस भी कोई लगा सकते हैं वहां पे, कि कोटेशंस के जरिए आप स्टार्ट कर दें, या कोई क्वेश्चंस के जरिए आप कर दें, या कोई एक स्टोरी के जरिए आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपने तमहीद बांधनी है। उसके अलावा ये इंट्रोडक्शन के अंदर आपने पहले तमहीद बांधनी है, उसके बाद आपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। जो मेन टॉपिक है टेररिज्म को, उसको हिट करना है। जिस तरह टेररिज्म यूज द फोर्स अगेंस्ट इनोसेंट पीपल, आपने तमहीद बांध दी, उसके बाद आपने इस स्टेटमेंट को हिट कर दिया। तो ये स्टेटमेंट किसको हिट कर रही है? पूरे के पूरे आपके टेररिज्म के टॉपिक को हिट कर रही है। उसके बाद इर्द सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है आपने, उसकी डिटेल लिखनी है कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, इससे जो है ना क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, एक और चीज इसमें, अगर आप फर्ज करें कि आपने 10 पॉइंट्स आपने लिखने हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, तो 10 में से आप क्या करें, आप 5 लिखें या 6 लिख दें। बाकी जो बचेंगे वो आप कंक्लूजन में लिखेंगे। आपने कंप्लीट नहीं लिखने। यानी कि आपने फर्ज करें ऐसे में आपने 10 पॉइंट है, उस 10 में से 5 पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में लिख दें, 5 आप कंक्लूजन में ले जाएं, ठीक है। सारे अगर आप 10 इधर लिख देंगे, फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? क्योंकि जो आपका कंक्लूजन है और इंट्रोडक्शन है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह उसके बाद रूट द एसे टू द फाइनल कंक्लूजन। एंड में क्या करना है आपने, जो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने इसको कंक्लूजन के अंदर भी लेके जाना है। आपने इस तरह करना है कि ये फ्यूचर रोड मैप भी दे, कंक्लूड भी करना है इंट्रोडक्शन के अंदर और फ्यूचर रोड मैप भी दे, कि इसके ये बेनिफिट हो सकते हैं या इसके जो है ना क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन द फ्यूचर। उसके बाद इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, वो अगर आपका डिपेंड करता है कितने वर्ड्स हैं उसके ऊपर। अगर 2000 वर्ड का है तो 10% 200 वर्ड का आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 10% ऑफ द होल ऐसे। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम है, कि आपने जो ऐसे लिखना है वो एक पैराग्राफ के अंदर हो, उसको ब्रेक नहीं करना आपने। जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपने एक पैराग्राफ में लिखना है, उसको ब्रेक नहीं करना। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वही इंट्रोडक्शन के। ओपनिंग है, सपोर्टिंग है, थीसिस स्टेटमेंट है। हाँ, इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपने क्वेश्चन किया था आप में से, कि इंट्रोडक्शन के अंदर भी आप इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है, वो आखिरी स्टेटमेंट जो आप इंट्रोडक्शन की लिखते हैं, जिसको कंक्लूडेड कहते हैं, तो वो आपकी जो आखिरी स्टेटमेंट है, 1-2 लाइन है या एक लाइन, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। और वो भी आपके इंट्रोडक्शन के एंड में जो है ना उसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। वो उसको जस्टिफाई करेगी आपके पूरे एसेस को, कि आप ये क्या करना चाहते थे और इन फ्यूचर आप क्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये? यानी सर अलहदा भी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है और इसके अंदर भी नहीं, मेंशन कर देनी है। अलहदा भी लिख सकते हैं, अगर अलहदा नहीं यस लिखते तो सर। आप इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर। जी सर। अच्छा, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ की बात करते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ के अंदर देख लें कि आपका 80% जो 80% आपका जो ऐसे है वो बॉडी पैराग्राफ में आता है, ठीक है। उसके अंदर जो है हर पैराग्राफ, यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके बॉडी पैराग्राफ में। हर पैराग्राफ के अंदर जो आपने लिखना है, ये लॉन्ग ऐसे के लिए। अगर आर्गुमेंटेटिव की बात हो रही है, तो आर्गुमेंटेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, फर्ज करें आप जो है कोई आर्गुमेंटेटिव लिख रहे हैं, लेकिन आपका शॉर्ट ऐसे है, आप बजाय इसके कि 6 से 8 पैराग्राफ लिखें, आप 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर, और 2 से 3 जो पैराग्राफ हैं वो क्या होने चाहिए आपके, एक पैराग्राफ के अंदर 6 से 8 जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेंटेंस होने चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए, 8 से ज्यादा ना हो।
और वो आर्गुमेंट जो है ना आपके जस्टिफाई भी हो रहे हो। ठीक है, इस हिसाब से लिखना है। और एक चीज और करनी है इसमें, यानी कि एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस होने चाहिए, 6 से 8, 8 से ज्यादा ना हो। उसके अलावा एक आर्गुमेंट जो है ना वो एक पैराग्राफ के अंदर एक आर्गुमेंट डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि एक पैराग्राफ में जब आप एक आर्गुमेंट डिस्कस करता है, अपोज भी करता है अपोनेंट को। उसके अलावा जो है नेवर लीव ए लाइन ब्लैंक आफ्टर एन पैराग्राफ। देखिए आपने ये पैराग्राफ लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पे एंड हो गया है। आपने लाइन नहीं छोड़नी, बल्कि आपने क्या करना है, ऐसे लाइन नहीं छोड़नी, आपने यहां से शुरू कर देना है नेक्स्ट पैराग्राफ। आपने लाइन नहीं छोड़नी। अक्सर क्या होता है, हम लाइन छोड़ देते हैं जी, हमारा क्या हो, हमारे पेजेस ज्यादा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ईच पैराग्राफ स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका हर पैराग्राफ आपके टॉपिक सेंटेंस से, यानी कि टॉपिक सेंटेंस से मुराद है कि आपने देखा होगा कि एक पैराग्राफ जिस तरह आपको एक कंप्रीहेंशन दिया गया होता है, उसमें कहा जाता है जी इसका टाइटल क्या है इस पैराग्राफ का। तो वो जो मेन टाइटल है, आपने क्या करना है, उसी टाइटल से ही स्टार्ट करना है आपने। वो आपको पता होगा कि आप कौन सा आर्गुमेंट डिस्कस करने लगे, तो आप उस पॉइंट से जो मेन है उससे करेंगे। फर्ज करें आप कहते हैं कि जी इस्लामाइजेशन के हवाले से करना चाहते हैं, तो आप इस्लामाइजेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो क्या आपकी टॉपिक जो है वो क्या है, स्टेटमेंट है आपकी। उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस मजीद इसके अंदर आ जाएंगे जो कि आगे सपोर्ट करेंगे इसको। उसके बाद कोहेरेंस होनी चाहिए। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कोहेरेंस हो मिल, यानी कि होना चाहिए। ईच पैराग्राफ मस्ट बी लिंक्ड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। यूनिटी, यूनिटी इस तरह होनी चाहिए कि आपके एक पैराग्राफ के अंदर क्या होना चाहिए, वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। एक पैराग्राफ में एक पॉइंट एजेंडा हो, वो एजेंडा दूसरे पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए। हर पैराग्राफ में एक अपना एजेंडा होना चाहिए। जिस तरह क्या था, टॉपिक स्टेटमेंट थी, जिस तरह ये है कि इकोनॉमी की फर्ज करें बात करते हैं, इकोनॉमी इफेक्टेड बाय द टेररिज्म, या किस तरह की कोई भी स्टेटमेंट है, आप एक पैराग्राफ में इकोनॉमी क्यों कर रहे हैं, तो दूसरे में क्या करेंगे, उसको लिंक कर देंगे टेररिज्म के साथ। ठीक है, ताकि वो कनेक्टेड होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ पैराग्राफ। उसके बाद क्या करना है, अपने बॉडी पैराग्राफ में ऑर्गेनाइजेशन करने हैं। जितने भी टॉपिक हैं आपने लिखे हैं, आपने ये जितनी भी आपने जो बनाई है सारी की सारी आउटलाइन, ये ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आपको कहाँ मैनेज करनी है, कहाँ पे रखनी है, किस प्लेस के ऊपर एडजस्ट करना है, कौन सा पॉइंट किस प्लेस पे करना है। तो पहले पहले वो करें जो आपको आते हैं, उसके बाद वो करें जो आपको, जिसके ऊपर कमांड कम है। इस तरह से आपने करना है जी। उसके बाद है ट्रांजिशनल पैराग्राफ। ट्रांजिशनल पैराग्राफ बेसिकली क्या होता है, ये एक ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, जो कि अगली कमांड के साथ जो है अटैच करते हैं। इनके पिछले 5-6 पॉइंट जो आपने डिस्कस किए हैं बॉडी पैराग्राफ में, या पीछे आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आपने क्या करने हैं, बॉडी पैराग्राफ के बाद लिखना है। ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ आप क्या कर रहे हैं जी, पीछे जितना भी आपने किए हैं, फर्ज करें 5-6 पॉइंट थे, वो आपने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट में आर्गुमेंटेशन है ना, कि आर्गुमेंटेशन की बात हो रही है। फर्ज करें आर्गुमेंटेशन की बात करें, एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो एक जो है ना आपने आपका जो ओपोनेंट था, उसके पॉइंट आपने डिस्कस किए 6-7-8 जो बनते हैं। फिर आपने ट्रांजिशनल पैराग्राफ रखा, उन पिछले 6 को कनेक्ट किया अपने ओपिनियन के साथ। अब आप उसके आगे अपना ओपिनियन रखेंगे। ट्रांजिशन क्या करती है, आपके पिछले जितने भी स्टडी थी उसको लिंक करेगी अपकमिंग के साथ जो आने वाली है। ये ज्यादातर आर्गुमेंटेशन के अंदर यूज होता है ट्रांजिशनल पैराग्राफ। इसके बाद कंक्लूजन आते हैं। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी डिस्कशन जो आपने की है उसको समराइज करना है, क्लोज करना है। ये भी सिंगल पैराग्राफ में हो, इसमें कोई 2 पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। ये भी 10% ऑफ द होल, यानी कि उसी तरह है जिस तरह इंट्रोडक्शन है, बट इसके अंदर क्या है, डिफरेंस है, किसका, स्टाइल का और कंटेंट का डिफरेंस है।
इंट्रोडक्शन का स्टाइल और है, इसका और है। आप इसमें क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, उसमें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को। तो ये डिफरेंस है। ये भी 14 से 16 सेंटेंसेस हो, बट आपने अपने टाइम के मुताबिक एडजस्ट करना है इसको। और 180 से 220 वर्ड बनते हैं। तो ये जो है ना आपका क्या था, ओवरऑल जो है ना इसकी एक जो है एसेस के हवाले से एक डिस्कशन थी कि आप किस तरह होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया होगा, हो गया होगा कि किस तरह हमने एसेस को स्टार्ट करना है, किस तरह जो है ना उसका बॉडी पार्ट करना है, और किस तरह जो है ना हमने कंक्लूजन करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम कोई ऐसे डिस्कस करेंगे या देखेंगे, तो उसमें आपको आउटलाइंस भी होगी। उस आउटलाइन से जो है ना हम कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और वहां से जो है ना हम आप अपना ऐसे जो है ना तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो है ना आपको एसेस की आउटलाइन वो देंगे, वो भी आपको बना के देंगे और आपको सिखाएंगे भी सही। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1-2 दिन के अंदर उस मटेरियल को इकट्ठा भी करना है, अपने ऐसे उसका तैयार भी करना है। ठीक है। और कुछ ना कुछ उसमें डिस्कशन भी करेंगे हम। मैंने पहले बताया आपका ओपिनियन आपका ऐसे है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, ये एक जो है ना स्ट्रक्चर दिया गया है ऐसे का। ये उसके बाद बॉडी है 80%, और 5 to 10% जो है ना वो क्या है, कंक्लूजन है रफली। तो इस तरह का जो है ना ये ऐसे है स्ट्रक्चर होता है। और इस बॉडी के अंदर क्या है, सारे एविडेंस दिए गए हैं, पॉइंट्स हैं, उसके एविडेंस हैं। ऊपर इंट्रोडक्शन होता है, नीचे कंक्लूजन होता है। हाँ जी। ओके है, यहाँ तक काफी हद तक आपको अंडरस्टैंड हुए। ऐसे जब करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा प्रैक्टिस होती जाएगी। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।